हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह संपूर्ण वीडियो आपको देखना आवश्यक है, तब आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको जो कुंडली विश्लेषण करके भेजी गई है उसमें विस्तार से सारे फलादेश एवं उपाय बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। यह मकर लग्न की कुंडली है। तो सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। सभी कुंडलियों में अष्टमेश को अकारक माना जाता है, परंतु सूर्य एवं चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। अर्थात कि सूर्य एवं चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हो जाए तो भी उन्हें अकारक नहीं माना जाता है। तो सूर्य यहाँ शुक्र के घर में विराजमान है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ से सूर्य एकादश भाव पे दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो यहाँ सूर्य विराजमान है, परंतु यहाँ इस पर राहु की दृष्टि है। देखिए सूर्य पर राहु की दृष्टि है और केतु के साथ सूर्य विराजमान है। अष्टमेश का दोष सूर्य को नहीं लगता, यह बात सही है, परंतु पंचम भाव में सूर्य केतु एवं राहु से पीड़ित हैं। तो यहाँ क्या होगा कि विद्या बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और सूर्य आयु के स्वामी भी हैं, तो स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होगी। सूर्य हमारे आत्मा के कारक होते हैं, तो वैसे भी परेशानी होगी। और सूर्य यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो आमदनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अष्टमेश को अचानक धन प्राप्त करने के लिए भी माना जाता है। परंतु जब सूर्य राहु और केतु से पीड़ित हैं तो यहाँ परेशानी तो करेंगे ही विद्या बुद्धि संतान स्वास्थ्य एवं आयु में, और आमदनी का जो अच्छा योग बना रहे हैं वह भी सही प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी है और यह भी यहाँ राहु केतु से पीड़ित है, केतु के साथ विराजमान है और राहु से पीड़ित है। जैसे सूर्य और चंद्रमा, राहु केतु शनि, ये तीन ग्रह से पीड़ित होते हैं। और चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य एवं चंद्रमा को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता और यह मार्केश भी नहीं होते। तो चंद्रमा यहाँ पे उच्च राशि में विराजमान है। तो अगर चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित नहीं होते तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, और आमदनी भी यहाँ से जब एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो अच्छा योग बनाएंगे। परंतु चंद्रमा भी राहु केतु से पीड़ित है पंचम भाव में, तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होगी, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन की परेशानी होगी, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से जो दृष्टि डालकर आमदनी के लिए एक अच्छा योग बना रहे हैं तो उसमें भी परेशानी होगी। तो यहाँ पे चंद्रमा का आपको मंत्र जाप करें, इसे प्रबल करें और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। यहाँ मुख्य आपने क्या देखा कि सूर्य और चंद्रमा राहु केतु से दोनों ही पीड़ित हैं, जिसके कारण कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सूर्य हमारे आत्मा के कारक होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, और हमारे ज्योतिष में सूर्य चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि यह पीड़ित हो जाते हैं तो कुंडली में अच्छे योग होने के बाद भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ सूर्य एवं चंद्रमा का मंत्र जाप करना और आपको जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करें, और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। राहु केतु का रत्न कभी भी नहीं धारण करना है। अब हम मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में माता भूमि भवन के स्वामी है एवं आमदनी के स्वामी है, और मंगल यहाँ नीच राशि में विराजमान है, कर्क राशि में। परंतु लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ नीच भंग तो समाप्त हो गया। तो यहाँ क्या होगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होगी, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा, आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। यह मंगल का फलादेश हो गया। परंतु हमें यह भी देखना है कि इस पर किस ग्रह की दृष्टि है। तो मंगल पर राहु की दृष्टि है। मंगल जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 5वें 7वें 9वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। तो अभी हमने देखा कि मंगल का तो नीचभंग हो गया और लाभ भी दे रहे हैं सभी जगह दृष्टि डाल के, परंतु यहाँ मंगल पर राहु की दृष्टि है, तो जिसके कारण जो लाभ अकेले मंगल दे रहे थे वह लाभ नहीं प्राप्त होगा।
और यहाँ फलादेश परेशानी वाली बन जाएगी कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में भी परेशानी होगी। मंगल यहाँ से जो दृष्टि डाल के आमदनी का रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे थे, लग्न में दृष्टि डालने के बाद ऐसे व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि होती है, जीवन में उन्नति होती है। और लेकिन मंगल यहाँ से शनि पे दृष्टि डालते हैं तो वहाँ स्वास्थ्य से संबंधित, धन एवं कुटुंब से संबंधित परेशानी भी होगी। तो मंगल एक तो राहु से पीड़ित भी हो गए, तो इसलिए यहाँ आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। और मंगल जो है यहाँ विराजमान, अगर राहु दृष्टि नहीं यहाँ डालते तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता, पत्नी एवं दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होगी और रोजगार में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लग्न में दृष्टि डालने के बाद शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति होगी। परंतु यहाँ मंगल शनि पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण शनि लग्नेश है और धन और कुटुंब के स्वामी है, तो धन एवं कुटुंब एवं स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। तो मंगल यदि राहु से पीड़ित नहीं होते तो 1, 2, 3, 4 इन सब भावों से संबंधित तो लाभ देते हैं, परंतु यहाँ परेशानी देते हैं। और यदि पीड़ित हो गए राहु से तो भी इन सभी जगह परेशानी तो होगी ही होगी और यहाँ भी परेशानी होगी। तो इसलिए यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि मंगल को हम ज़्यादा प्रबल नहीं कर सकते हैं। राहु का तो दान और उपाय तो हमें करना ही है, लेकिन मंगल का मंत्र जाप भी करना है और इसका उपाय दोनों ही करना है। मंत्र जाप इसलिए करना है कि इसको थोड़ा सपोर्ट मिले ताकि इन सब चीज़ों में लाभ दे, परंतु हम इसको ज़्यादा प्रबल नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा प्रबल करेंगे तो फिर ये जो शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो स्वास्थ्य एवं धन कुटुंब से संबंधित परेशानी भी बहुत ज़्यादा होने लगेगी। इसलिए आपकी कुंडली में जिस जिस प्रकार से उपाय बताए गए हैं उसी प्रकार से करना है। अपने दिमाग से आपको रत्न पहनना या कुछ अलग चीज़ नहीं करना चाहिए। उसमें आपको जो फलादेश यहाँ पर है और जिस प्रकार का लाभ हानि मंगल दे रहे हैं उसके अनुसार ही उपाय वहाँ पर बताए गए हैं। हाँ, लेकिन राहु का तो दान और उपाय तो आपको करना ही है, लेकिन मंगल का रत्न धारण आपको नहीं करना है। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के और भाग्य भाव के स्वामी हैं। और बुध यहाँ पंचम भाव में विराजमान है, 16 अंश के हैं। तो बुध यहाँ है भाग्येश है और पंचम भाव में विराजमान है और शुक्र के घर में, अपने मित्र के घर में विराजमान है। तो यहाँ पर विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्यशाली पुत्र भी प्राप्त होते हैं। और यहाँ से बुध आय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य एवं विद्या बुद्धि के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। षष्ठ भाव को अकारक माना जाता है और नवम भाव को प्रबल कारक माना जाता है। तो बुध त्रिकोण के स्वामी है, इसलिए यहाँ पर कारक का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, अकारक का प्रभाव यहाँ कम माना जाएगा। और बुध यहाँ पर आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं कर रहे हैं और सूर्य चंद्रमा से बुध को कोई परेशानी है नहीं। और राहु केतु का यदि प्रभाव इन पर पड़ रहा है तो राहु केतु का दान उपाय करने के लिए तो पहले आपको बता ही दिया गया है। तो बुध यहाँ पे क्या करेंगे, भाग्य की उन्नति भी होगी, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होगा, आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। और ताकि बुध भाग्येश है और पंचम भाव में विराजमान होकर आय भाव में देख रहे हैं, तो बुध से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे बुद्धि विवेक ज्ञान के माध्यम से भी आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु को इस कुंडली में अकारक माना जाता है क्योंकि ये वै भाव के स्वामी हैं, बाहरी स्थानों के भी स्वामी हैं, विदेश के स्वामी हैं और पराक्रम के भी स्वामी हैं, भाई बहन के भी स्वामी हैं। तो गुरु यहाँ भाग्य भाव में विराजमान है, तो यहाँ कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होगी, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से भी भाग्य की उन्नति होगी क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी हैं। और पराक्रम के माध्यम से भी, मतलब पराक्रम के माध्यम से यानी आपके परिश्रम के माध्यम से और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी भाग्य की उन्नति होगी। यहाँ से गुरु लग्न में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होगी। तृतीय भाव में स्वयं के घर में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ भी कुछ परेशानियों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ इस कुंडली में गुरु अकारक होते हैं, तो इनसे संबंधित आपको दान और उपाय करना है और गुरु बहुत ही ज़्यादा प्रबल हैं। तो यहाँ आपको इसका रत्न नहीं धारण करना है, मंत्र जाप नहीं करना है, गुरु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है।
शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, यानी केंद्र के स्वामी है और त्रिकोण के स्वामी है शुक्र अकेले। तो मकर लग्न की कुंडली में शुक्र को राजयोग कारक ग्रह कहा जाता है, यानी इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे ज़्यादा कारक इस कुंडली में लग्नेश शनि के बाद शुक्र ही होते हैं, या यूँ समझे कि शुक्र ही सबसे ज़्यादा कारक और प्रभावशाली इस कुंडली में ग्रह होते हैं। और शुक्र यहाँ पे देखिए उच्च राशि में बैठे हैं, तृतीय भाव में। उच्च राशि में तो बैठे हैं, परंतु हमें उच्च के साथ उनका अंश भी देखना जरूरी होता है। सब कुछ, स्थान बल भी देखना पड़ता है, अंश बल भी देखना पड़ता है, वह किसी से पीड़ित है कि नहीं यह भी देखना पड़ता है। तो कई आदमी बोलते हैं कि 24 अंश का है लेकिन उच्च के हैं तो अच्छा फल देंगे, परंतु अंश का भी तो महत्व होता है। तो यहाँ यदि ये तृतीय भाव में उच्च राशि में शुक्र विराजमान है तो क्या होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, पिता राज्य रोजगार के अच्छा सुख प्राप्त होगा और रोजगार में या व्यवसाय में बहुत अच्छी उन्नति होती है। और शुक्र यहाँ से 9वें भाव में देख रहे हैं तो यह शुक्र की नीच राशि है, परंतु किसी भी ग्रह की नीच दृष्टि नहीं होती है। तो यहाँ विराजमान होते शुक्र तो परेशानी होती, परंतु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की उन्नति में भी सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पे शुक्र का आपको रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में सबसे कारक और राजयोग कारक ग्रह हैं, इसलिए इसको बिना सोचे समझे प्रबल करने की आवश्यकता है, क्योंकि विराजमान भी अच्छे जगह पर है, कोई परेशानी भी नहीं दे रहे हैं और फलादेश के अनुसार भी लाभ ही लाभ दे रहे हैं, इसलिए शुक्र को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि लग्नेश है, कुंडली में सबसे कारक होते हैं लग्नेश, और द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, खुद के घर में विराजमान है। तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में भी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन इस पर मंगल की भी दृष्टि है जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो इसलिए इन सब जो लाभ मैं अभी बता रहा था कि धन कुटुंब शारीरिक स्वास्थ्य में सफलता प्राप्त होती है, इनमें परेशानी भी होगी और धन और कुटुंब में भी परेशानी होगी। तो यह भी हमें समझना जरूरी है कि किस ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि है। यहाँ से शनि चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होगी, और वह एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ आपने देखा कि शनि तो लग्नेश है, लेकिन फलादेश के अनुसार परेशानी ही परेशानी दे रहे हैं, इसलिए ऐसा कि त्रिकोण का रत्न धारण कर लो, लग्नेश पंचमेश नवमेश सदा शुभ होते हैं, यह सब जो है बिल्कुल ही गलत फलादेश है। अगर ऐसा होता तो फिर जन्म कुंडली विश्लेषण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। शनि लग्नेश है, द्वितीय भाव में विराजमान है, तो धन और कुटुंब का तो सुख प्राप्त हो रहा था, शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन में उन्नति भी होगी, लेकिन जहाँ जहाँ भी वो दृष्टि डाल रहे हैं वह सब उनके शत्रु राशि है, तो वहाँ तो कुछ तो परेशानी करेंगे ही। और यहाँ साथ में शनि पर मंगल की भी दृष्टि आ गई, तो ये जो इस दोनों भाव में जो लाभ दे रहे थे उसमें भी परेशानी के योग हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, शनि का भी उपाय करना है, मंगल का भी उपाय करना है, और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। उसी से है इस कष्ट और परेशानी से हम दूर जा सकते हैं, या उस परेशानी पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या परेशानी को कम कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए आप, शनि और मंगल दोनों का उपाय करना जरूरी है, और हमें महामृत्युंजय मंत्र जाप करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इस जो यह योग बन रहा है लग्नेश के साथ, तो ऐसे में जो परेशानी तो होगी ही धन कुटुंब से संबंधित, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य से भी संबंधित परेशानी हो सकती है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना बन सकती है। तो इस पर आप विशेष ध्यान दें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु यहाँ पे एकादश भाव में यदि वो मित्र राशि में होते हैं तो बहुत अच्छी आमदनी का योग बनाते, परंतु यहाँ मंगल के घर में विराजमान है, तो यहाँ अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा अचानक लाभ प्राप्त करने के चक्कर में न रहे, क्योंकि अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी होगा। यहाँ से राहु तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होगी। और राहु यहाँ आपने पहले ही देखा सूर्य और चंद्रमा को विशेष रूप से पीड़ित कर रहे हैं, तो विद्या बुद्धि संतान पत्नी वैवाहिक जीवन स्वास्थ्य आयु इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी। और राहु यहाँ से सप्तम भाव में मंगल को दृष्टि डाल रहे हैं तो पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी, दैनिक व्यवसाय में भी परेशानी होगी, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इन सभी चीज़ों में परेशानी के योग बनेंगे। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें।
केतु यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो बस वही जो राहु का जो मैंने अभी फलादेश बताया कि विद्या बुद्धि संतान पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक व्यवसाय और स्वास्थ्य आयु के संबंध में परेशानी होगी। केतु यहाँ नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होगी। और यहाँ एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ भी वही अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी हो जाएगा। और लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, मानसिक परेशानी भी रहेगी, शरीर पर चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, स्वभाव उग्र होते हैं। और यहाँ देखिए मंगल भी दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पे और केतु भी दृष्टि डाल रहे हैं, और दोनों ही में जो है स्वभाव इनका उग्र होता है। और केतु के अंदर में भी मंगल के समान ही गुण होते हैं, इनसे भी ज़्यादा। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान दें और यहाँ राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार आप सारे फलादेश समझ गए होंगे और आपकी कुंडली में विस्तार से लिखे गए हैं, सारे फलादेश एवं उपाय भी बताए गए हैं। तो उसके अनुसार आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।